दोस्तों, आज की कहानी है। मम्मी एक बेटी मायके में नाजों से पलती है, लेकिन ससुराल में उसे पूछने वाला भी कोई नहीं होता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सिर दर्द की वजह से फटा जा रहा, कल रात से बुखार भी है, दवाई लेने उठकर पानी लाने की भी हिम्मत नहीं है। रवि भी कल से बाहर है, वैसे भी यहाँ होते तो भी क्या होता, उन्हें तो कोई चिंता होती ही नहीं कि मुझे बुखार है या मेरी तबीयत खराब है तो मुझे दवाई ही दे दे। इस समय तो इतना भी दिमाग काम नहीं कर रहा कि कौन सी दवाई लेनी है। बुखार की दवाई भी नहीं दिख रही। बुखार से परेशान सिमी अपने आप से ही बड़बड़ा रही थी। रात भर बुखार से उसके अंदर कमजोरी आ गई थी। उसका पति रवि भी 2 दिन से बाहर था। अभी सिमी ये सब सोच ही रही थी कि उसकी माँ का फोन आ गया। हिम्मत करके उसने फोन उठाया। उसकी आवाज़ सुनती ललिता जी बोली, क्या हुआ बेटा, तेरी आवाज़ इतनी बीमार सी क्यों लग रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी, कल रात से बुखार है, सिर दर्द भी, हिम्मत नहीं हो रही कि उठकर पानी भी ले लूं। रवि भी 2 दिन से बाहर गए हुए हैं। कहते कहते सिमी रो पड़ी। रो मत सिमी, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। तुझे थोड़ी हिम्मत करनी होगी। दवाई लेकर आराम कर, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा तो चाय बनाकर पी लेना। ललिता जी बोली, मम्मी काश आप यहाँ होती तो आपके हाथों की बनी अदरक इलायची वाली चाय पीकर कुछ आराम मिल जाता। पहले भी जब भी बीमार पड़ती थी तो आप चाय बना कर देती, मेरे माथे पर पट्टी रखती, और आपके हाथों की बनी मूंग दाल की खिचड़ी कितनी स्वाद होती थी। आपकी उस प्यार और ममता से ही आधी बीमारी ठीक हो जाती। मम्मी क्या सी नियति है, एक बेटी जो इतनी नाजों से पलती है, ससुराल जाकर उसकी इतनी फिक्र करने वाला भी कोई नहीं होता। काश मैं उड़कर आपके पास पहुंच जाती तो आपके हाथों की बनी खिचड़ी खाकर ही मैं ठीक हो जाती। मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। मम्मी, आपके हाथों के बने खाने के स्वाद को बहुत मिस करती हूँ। मैं भी अब अच्छे से अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है, लेकिन मुझे उसमें वह स्वाद नहीं आता जो आपके हाथों में आता था। आप इतना सारा प्यार और ममता उसमें डाल देती थी। मम्मी, आप यहाँ आ जाओ कुछ दिन के लिए। बेटे की बात सुनकर ललिता जी के मन में टीसी उठी। काश कोई चमत्कार हो जाता और वह उड़कर बेटी के पास पहुंच जाती। सिमी, ध्यान से सुन, तेरे घर के पास मेरी डॉक्टर शैली वंदना आंटी रहती है ना? मैं उन्हें फोन कर रही हूँ, वो तेरे पास आ जाएगी। उसके आने से तुझे मेरी कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन अपनी माँ की ये बात सिमी सुन नहीं पाई। कमजोरी की वजह से उसकी आंख बंद हो गई। ललिता जी ने अपनी सहेली वंदना को फोन किया और उन्हें सिमी की हालत बताई। वंदना जी तुरंत सिमी के घर की तरफ चली। घर पहुंचकर देखा दरवाजा अंदर से बंद था। वो घंटी बजा रही थी, लेकिन सीमा को तो होश ही नहीं था। तभी सिमी की काम वाली आती देखी। घर की एक साबी बाई के पास रहती थी। दोनों दरवाजा खोलकर अंदर पहुंची तो देखा सिमी अपनी बिस्तर पर बेहोश पड़ी है। वंदना जी सिमी को होश में लाई, फिर उसे दवाई देकर सुला दिया। जब तक सिमी सो रही थी, वंदना जी ने उनके लिए काली मिर्च डालकर खिचड़ी बना दी। करीब घंटे बाद सिमी की आंख खुली, लेकिन उसकी उठने की हिम्मत नहीं थी। वंदना जी ने उसे प्यार से खिचड़ी खिलाई और फिर चाय बना कर दी। खिचड़ी खाते खाते सिमी की आंख में आंसू आ गए। आंटी, आपके हाथों में तो जादू है, इसमें तो बिल्कुल मम्मी के हाथों का स्वाद है। सिमी, माँ किसी की भी हो, अपने बच्चों के लिए
वो सिर्फ एक माँ होती है। माँ के बनाए खाने में प्यार और ममता छुपा होता है, इसलिए वो सवाल लगता। माँ के हाथों के बनाए खाने का कोई मुकाबला नहीं है। अब तुम आराम करो, जब भी जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना और दवाई समय पर लेना। वंदना जी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसे लगा जैसे उसकी माँ का ही प्यार भरा हाथ है। वंदना जी देखभाल से शाम तक सिमी की तबीयत में काफी सुधार आ गया था। रवि भी वापस आ गया था। उसकी हालत देख रवि को भी महसूस हुआ कि वह सिमी की परवाह न करके बहुत बड़ी गलती कर रहा। अगर उसके पीछे सिमो को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार हो जाता। कल करवा सोते रवि सिमी के लिए सरप्राइज प्लान करने चल दिया। आखिर अब उसे खुशियां देनी